प्रणाम आप सभी को। मैं संजीव अरुण श्रीवास्तव एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपकी अपनी सीरीज दास्ताने क्रिकेट में। एक ऐसी सीरीज जिसमें हम बात कर रहे हैं गाजीपुर के क्रिकेट की अतीत को लेकर वर्तमान और भविष्य क्या हो सकता है। उसी सिलसिले में आज हमारा मिलना होगा गाजीपुर के बेहतरीन गेंदबाज रहे अपने समय के। मैं अभी उनसे आपकी मुलाकात कराने वाला हूँ। खेल की दुनिया से निकलने के बाद राजनीति में एक अच्छा रसूख रखने वाले, वर्तमान में मीडिया संपर्क प्रमुख भारतीय जनता पार्टी, हार्दिक स्वागत करते हैं आपका श्री नवीन चंद्र श्रीवास्तव जी का। बहुत बहुत धन्यवाद। और सबसे पहले तो मैं आप लोग इस बात की बधाई दूंगा कि आप लोगों ने गाजीपुर की क्रिकेट को लेके एक सीरीज बनाने का जो ये एक अनूठा प्रयास किया है, इसके लिए आप लोग बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। मैंने कुछ सोशल मीडिया पे आपकी पुरानी सीरीज देखी है और मेरे समय के कुछ खिलाड़ियों के उसमें इंटरव्यूज भी मैंने देखे हैं। ये बहुत अच्छा पहल है और निश्चित रूप से जो नौजवान क्रिकेटर अभी क्रिकेट सीख रहे हैं या जिनको अपना भविष्य क्रिकेट में दिखता है, उनको इस सीरीज़ के माध्यम से बहुत सारे वरिष्ठ खिलाड़ियों के अनुभव मिलेंगे और उस अनुभव का लाभ उनको मिलना चाहिए, ऐसी मेरी उम्मीद है। जी सर, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि जब क्रिकेट आपने शुरुआत की, लगभग 80 से 90 के बीच का दशक रहा वो, उस समय की क्रिकेट गाजीपुर में और पूर्वांचल में किस तरीके की थी? मैंने क्रिकेट शुरू की थी, पहला मैंने जो सीनियर लेवल क्रिकेट टूर्नामेंट खेला था वो 1978-79 में, जब मैं क्लास 6 का स्टूडेंट था। उस समय न मुझको बॉलिंग आती थी न बैटिंग आती थी। टीम में एक सदस्य के रूप में मैं था और 9 डाउन बैटिंग करने का मौका मिला मुझे टाउन हॉल के मैदान पे। और पहली गेंद तो मुझे याद है कि आंख मूंद के मैंने मारा था, जब ताली बजी तो खुली तो भी वो छक्का था। लेकिन असली क्रिकेट 1980 के बाद मेरी शुरू हुई और मैंने अपने से, चूँकि उस समय कोई माध्यम नहीं था सीखने का, जो जिले के वरिष्ठ खिलाड़ी थे उनकी गेंदबाजी देख देख के हम लोगों ने सीखा। गाजीपुर में क्रिकेट का स्टैंडर्ड अगर सही मायने में कहें, आज तो बहुत सारी कोचिंग खुली है, बहुत सारे बच्चों को अच्छी कोचिंग मिल रही है, उनके में प्रतिभा भी बहुत है। लेकिन एक समय गाजीपुर में 3-4 ऐसी टीमें होती थी जिनके किसी टीम में आज के जो बच्चे जो जिले के सबसे अच्छे माने जा रहे हैं, वह शायद उस टीम के 11 में जगह नहीं पाते। उस स्टैंडर्ड का था। और मुझको अच्छी तरह से याद है 1980 की एक मई का कोई दिन रहा होगा, रविवार का, गाजीपुर के 3 मैदानों पर 3 टूर्नामेंट के फाइनल चल रहे थे। आरटीआई मैदान पर, सिटी स्कूल मैदान पर और टाउन हॉल पर। और बनारस की अच्छी अच्छी टीमें आती थी, बड़े प्लेयर्स आते थे। लेकिन अब खुशी इस बात की है कि बच्चों को खेलने के लिए प्रेरित करने के लिए स्वयं अभिभावक आगे आ रहे हैं। हम लोग के समय में हम लोग क्लास बंक करके कुछ घर बताते थे, कुछ नहीं बताते थे। बहुत कम खिलाड़ी ऐसे थे जिनके पारिवारिक स्थिति थी कि उनको सहयोग मिले। लेकिन अब ये अच्छा है। और गाजीपुर में जिस प्रकार से 3-4 कोचिंग मैं तो गया, देखा बच्चे जिस प्रकार से बड़ी संख्या में खेल रहे हैं, उनके पास सारे संसाधन हैं और सिखाने वाले भी अच्छे कोच हैं। तो अब ये उम्मीद की जानी चाहिए कि गाजीपुर से भी जल्दी लोग नेशनल खेलें। हालांकि एक बात और मैं बताना चाहूँगा, 1983 में मैं अंडर 19 देने गया था कानपुर। और जब कानपुर में गया तो जब मैंने लिखवाया कि मैं गाजीपुर से आया हूँ तो लोग गाजीपुर जानते नहीं थे। फिर बताना पड़ा कि बनारस के आगे 300-350 बच्चों में अंत में 20 तक में हम लोग सेलेक्ट होके आए। और बाद में क्या पहले से वो टीम तय थी, हम लोग 4 लोग छांटे गए थे 16 में। और 4 में 3 हम पूर्वांचल के थे, एक गोरखपुर से, एक गाजीपुर से, एक बनारस से। लेकिन उसी 4 जो लोग छांटे गए थे उसमें एक बच्चा ऐसा था जिसका दृढ़ निश्चय था, हम लोग तो अपना बैट बॉल उसी समय से कम कर दिए। लेकिन वो इंदौर गया और देश के लिए खेला, 16 विकेट लिए नरेंद्र हिरवानी ने। और बाद में मेरी ही टीम गाजीपुर स्पोर्ट्स क्लब के 2 प्लेयर, दिनेश शर्मा और उसका छोटा भाई अशोक शर्मा। दिनेश शर्मा भी रणजी खेला, अशोक शर्मा इंडिया 19 वर्ल्ड कप खेला। लेकिन अब के बच्चों से हम उम्मीद करेंगे और पूरी आशा भी है कि हमारे पास प्रतिभा की कमी नहीं है, अब संसाधन भी हैं, वो अभी नेशनल खेलें, यही हमारी शुभकामनाओं की प्रति है। प्रतिभा तो सर निश्चित रूप से गाजीपुर में बहुत है। जैसा आपने बताया अशोक शर्मा ने खेला, लेकिन वो भी MP से जाके खेले। तो अगर इतनी प्रतिभा है और गाजीपुर का जो क्रिकेट एसोसिएशन है वो उत्तर प्रदेश में रजिस्टर्ड हुआ सन 1982 में, उसके बाद जो दौर आया, इंडिया जीती 1983 में वर्ल्ड कप, एक क्रेज बना पूरे देश में क्रिकेट का। लेकिन हम कहाँ पीछे रह गए।
अगर प्रतिभा थी तो क्यों नहीं सेलेक्ट हो पा रहे हैं? नहीं, प्रतिभा थी लेकिन प्रोत्साहन नहीं था जी। क्रिकेट संघ सिर्फ शो पीस थे। हम लोग जब खेलना शुरू किए तो मोहम्मद फसीउद्दीन जिला क्रिकेट संघ के सचिव होते थे, वही सब कुछ होते थे। कोई एक व्यक्ति मानद अध्यक्ष होता था। जो प्रतिभावान बच्चे हैं उनको उत्तर प्रदेश के बजाय दूसरे राज्यों में जाके खेलना पड़ रहा है, तो उसके लिए तो वह भी बहुत चिंतित थे। और हमारी सरकार में जो खेल मंत्री की जिसको भी दायित्व मिलता है, निश्चित रूप से अच्छा विषय आज आपने याद दिलाया। इस विषय पर भी हम लोग बात करेंगे कि हम लोग क्या कर सकते हैं। सरकार की भूमिका थोड़ी सीमित इसलिए हो जाती है कि ये जो भी खेल संघ है ये स्वायत्तशासी है, सरकार का इनके ऊपर कोई दबाव नहीं होता है। तो सर क्या ऐसा कोई बिल आ सकता है कि इसको आप अपने नियंत्रण में कर सकें, सरकार के नियंत्रण में हो? नहीं, सरकार के नियंत्रण, सरकार का काम खेल संघ चलाना नहीं है। सरकार का काम ये है कि खिलाड़ियों को कैसे अच्छी सुविधा मिल सके, ये नियंत्रण करना सरकार का काम नहीं है। लेकिन माननीय सर्वोच्च न्यायालय के जो निर्देश हैं खेल संघों को लेके, उसका अध्ययन करके उत्तर प्रदेश में कैसे बेहतर हो सकता है, और विशेषकर उत्तर प्रदेश में हॉकी, क्रिकेट, बैडमिंटन भी हमारे पास बहुत अच्छे अच्छे प्लेयर रहे हैं। तो जो ऐसे संघ जहां पर हम बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं लेकिन संघ की भूमिका बहुत अच्छी नहीं है, हम प्रयास करेंगे कि इस विषय पर भी हम लोग, जैसे योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में विभिन्न क्षेत्रों में हमने आगे बढ़ के बहुत सारे काम किए, इस क्षेत्र में भी करेंगे। सर खिलाड़ी केवल इस परिवारवाद जो एकमात्र मैं कह सकता हूँ वजह हो सकती है जिसकी वजह से वो पलायन करते हैं, गाजीपुर, पूर्वांचल या यूपी छोड़ के दूसरे स्टेट से खेल रहे हैं। पलायन रोकने के लिए वो ठोस कदम क्या हो सकता है जो आपका विचार हो? पलायन रोकने का सिर्फ एक ही है, देखिए आपकी प्रतिभा का सही सम्मान मिले तो पलायन अपने आप रुक जाएगा। पहले क्या था कि छोटे शहरों में कोई कोच नहीं था। हम लोग तो, मुझको याद है 83 में मैं दिल्ली में टेस्ट मैच देख के आया था जिसमें गावस्कर ने 29वीं सेंचुरी मारी थी मार्शल होल्डिंग की बॉल। अब वही देख के हम लोग सीख के बॉलिंग, रन अप और ये सब कोई बताने वाला नहीं होता था। लेकिन अब बताने वाले हैं, सारे संसाधन हैं। अब आवश्यकता सिर्फ ये है कि हम इस प्रकार की संरचना बनाएं कि खिलाड़ियों का चयन उनकी योग्यता के ही आधार पर हो, कहीं सिफारिश न हो। और बड़े दुख के साथ मैं कह रहा हूँ कि मुझको इसी लखनऊ में बड़ा अफसोस हुआ जब 2007, 8, 10 में मेरे पास लोग आते थे और कहते थे खेल मंत्री से बात कर लीजिए, 5 लाख मैं दूंगा, 10 लाख दूंगा, मेरे बेटे का स्पोर्ट्स कॉलेज में एडमिशन हो जाए। और होते भी थे। आज हमारी सरकार में कम से कम इन चीज़ों पर रोक लगी है। आज कोई ये नहीं कह सकता है कि किसी बच्चे का सिलेक्शन हमारे स्पोर्ट्स कॉलेज में या स्पोर्ट्स हॉस्टल में किसी दूसरे अनैतिक आधार पर हुआ हो। जिस प्रकार से नौकरियों में हमने पारदर्शिता पूरी बरती है, योग्यता ही हमारा सर्वोच्च पैमाना है, उसी तरह से खेल में भी हम कर रहे हैं। और आगे भी कैसे बेहतर हो, हमारे उत्तर प्रदेश के जो नौजवान ऊर्जावान खिलाड़ी हैं उनका प्रतिनिधित्व सही तरीके से हो, ताकि उनको दूसरे राज्यों में पलायन न करना पड़े। सर इंटरव्यू थोड़ा लंबा हो रहा है लेकिन बात इतनी रोचक हो रही है खेल को लेकर कि हम चाहते हैं 1-2 सवाल मैं और करूंगा आपसे, और सवाल थोड़े महत्वपूर्ण इसलिए हो जाते हैं कि हम अगर बात करें त्रिपुरा की, बहुत छोटा सा राज्य है, 1-2 करोड़ के आसपास की आबादी है। अगर हम महाराष्ट्र की बात करें तो वहाँ पर भी वो उत्तर प्रदेश छोटा है लेकिन 3 एसोसिएशन खेलती है। त्रिपुरा, गोवा और ऐसे ढेर सारे स्टेट जो यूपी से छोटे होने के बावजूद उनकी टीम खेलती है रणजी ट्रॉफी में, और हम यहाँ 26 करोड़ की आबादी वाले प्रदेश में हैं। क्या इसकी टीम नहीं होनी चाहिए ऐसी 2 या 3 ताकि प्रतिभाओं को मौका मिले? निश्चित रूप से देखिए ये एक बहुत बड़ा राजनीतिक विषय भी है। राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक हर प्रकार का ये विषय है। अक्सर ये विषय भी आते हैं कि इतना बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश जो पूरे यूरोप के आबादी के बराबर है, तो राजनीतिक रूप से भी इसका बंटवारा होना चाहिए, चाहे न चीजें। लेकिन ये नेताओं का विषय है, ये हम लोग का विषय नहीं है। ये बात सही है कि आप गुजरात में देख लीजिए, 3 क्रिकेट, गुजरात, सौराष्ट्र, बड़ौदा 3 क्रिकेट एसोसिएशन है। महाराष्ट्र में मुंबई, विदर्भ और महाराष्ट्र मुंबई खुद 3 है। तो ये सारे है विषय। फिलहाल अभी हमारी प्राथमिकता ये है कि हमारे जो खिलाड़ी हैं उनका चयन ठीक तरीके से हो और खेल संघ जो है वो ठीक से काम करें। वर्तमान सरकार से हम सर खेल को लेकर क्या उम्मीद कर सकते हैं उत्तर प्रदेश की सरकार से? नहीं, निश्चित रूप से अभी हमने देखिए लगातार खिलाड़ियों की सुविधा के लिए, चाहे उनके जो अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में पदक जीते हैं उनको हमने प्रोत्साहन के लिए धनराशि दी। उत्तर प्रदेश में पीडब्ल्यूडी विभाग, जिसके मंत्री उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य थे, खिलाड़ियों के लिए उनके गांव को जोड़ने के लिए सम्मान पत्र मेजर ध्यानचंद के नाम पर बनाया। तो खिलाड़ियों को सम्मान मिले, उनकी प्रतिभा का कैसे बेहतर उपयोग हो सके, छोटे छोटे स्टेडियम्स बनाए जाएं जिले स्तर पर। और हमने एडहॉक कोचों की भर्ती, चूंकि एडहॉक कोच जो है उसकी में भी बहुत सारी गड़बड़ी थी, बहुत सारी शिकायतें थी, उसको भी हम रेगुलराइज कर रहे हैं। और आने वाले समय में हमारा ये प्रयास है कि हर जिले में एक ऐसा अच्छा स्टेडियम हो, ज़्यादातर जगहों पे है, जहाँ पर न सिर्फ सुविधा हो लेकिन
हर प्रमुख खेल के कोच भी हों। अभी तो जैसे मैं गाजीपुर में जानता था, सदैव हमारे यहाँ एक कोच हॉकी का आता था, उसके अलावा तो कभी कोई कोच होता नहीं था। तो सभी खेलों के कोच हों। हमारे बच्चे जो उत्तर प्रदेश के अच्छा खेले और NIS करके आए हैं पटियाला से चाहे दक्षिण से, तो उनको भी इसमें मौका मिलेगा, रोजगार मिलेगा, ये प्रयास हम लोग का है। सर, वर्तमान खिलाड़ियों के लिए क्या सलाह होगी आपकी? वर्तमान खिलाड़ियों के लिए सलाह सिर्फ ये होगी कि अपनी प्रतिभा पर भरोसा रखो। कभी भी सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता है, मेहनत ही आपकी सबसे बड़ी पूंजी है। आपकी नीयत सही हो, धैर्य हो और अपने पर विश्वास, यही आपके लिए मेरा संदेश है। अगर आपके अंदर धैर्य है, आपकी नीयत अच्छी है और आपके अंदर मेहनत करने का जज्बा है, तो निश्चित हर व्यक्ति सचिन तेंदुलकर नहीं बनेगा, लेकिन अच्छा बन सकता है। और एक खिलाड़ी जरूरी नहीं है कि टेस्ट प्लेयर ही हो जाए, रणजी खेल ले या देश का प्रतिनिधित्व कर ले, प्रदेश कर ले। खेल के मैदान से आपको ऐसी बहुत सारी चीजें सीखने को मिलती है जो दुनिया के किसी यूनिवर्सिटी में नहीं होती है। जो लोग समाजवाद की बात करते हैं, समानतावाद की बात करते हैं, उसकी पहली शिक्षा आपको मिलती है तो खेल के मैदान में मिलती है। हम लोग खेलते थे, विभिन्न सामाजिक वर्गों के लोग थे, एक थाली में हम लोग खाते थे, हमें याद है अच्छी तरीके से। हिंदू होते थे, मुसलमान होते थे, जिसको अगड़ा पिछड़ा जो कह सकते हैं, वो सारे लोग। क्या किसी अन्य कोई ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां इस प्रकार का समानता या समाजवाद है? तो खेल का मैदान बच्चों के लिए जीवन में, खेल के क्षेत्र में आप आगे बढ़े या ना बढ़े, लेकिन सामाजिक जीवन में और आपकी भविष्य के जीवन के लिए एक बहुत बड़ा एसेट होता है, उसको भी ध्यान में रखना चाहिए। तो आज हमने मुलाकात की खेल मैदान से निकलकर राजनीति में परचम लहराने वाले नवीन श्रीवास्तव जी से, जो कि वर्तमान में मीडिया संपर्क प्रमुख है भारतीय जनता पार्टी के। अपना अनुभव इन्होंने साझा किया, खिलाड़ियों को शुभकामनाएं दी और अपने स्तर से भी कैसे खेल का विकास हो सकता है उस पर चर्चा की। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। धन्यवाद, मेरी शुभकामना। और आप इस तरह के जो सीरीज बना रहे हैं, आगे भी गाजीपुर के बहुत अच्छे अच्छे खिलाड़ी, आप थोड़ा पीछे के समय में जाइए। कुछ लोग नौकरी में हैं, हमको लगता है रिटायर भी हो गए होंगे। उन लोगों से भी, चूंकि हम लोग ने जो असुविधा देखी, जो चीज़ें देखी, उससे कहीं ज़्यादा हमसे पहले वाले लोगों को रहेगी, लेकिन उनका खेल हमसे अच्छा था। दूसरी एक चीज़ मैं और कहना चाहूँगा, डिटर्मिनेशन बहुत ज़रूरी है। हम लोग जब बिल्कुल जूनियर थे, ग्राउंड में जाते थे, ग्राउंड हम ही लोग ठीक करते थे, बनाते थे, सीनियर आते थे, खेलते थे। हम लोग सीनियर हो गए, तब भी हम लोग ग्राउंड में जाते थे, हम ही लोग बनाते थे। और कहना नहीं चाहिए, लेकिन मैं थोड़ा कह रहा हूँ क्योंकि ये बच्चों के लिए एक सबक होगा। खेल के समय में हम लोग के लिए सिर्फ पढ़ाई और खेल दो ही चीज जीवन में थी, लेकिन आज ऐसा नहीं है। मेरे बहुत सारे जूनियर मैं जानता हूँ, जब लड़कियों की स्कूल की छुट्टी हो जाती तो उसके बाद ग्राउंड में आते थे। तो खेल के समय में भटकाव नहीं होना चाहिए, और दूसरे नशे से जितना आप दूर रहें। क्योंकि मैंने देखा बाद की पीढ़ी जो आपने पूछा ना कि क्यों नहीं खेल पा रहे हैं, आप जब खेल की उम्र 14, 15, 16 साल की उम्र में गुटखा खाने लगेंगे, सिगरेट पीने लगेंगे, लड़कियों की स्कूल के आसपास घूमने लगेंगे, तो फिर आप खेल नहीं पाएंगे। ना आप खेल पाएंगे, ना जीवन में कुछ भी कर पाएंगे। तो इन चीज़ों से भी बचने की बहुत बड़ी आवश्यकता है। पिछली बार आप ग्राउंड में आते स्टेडियम, मुझे याद है कि आपने लाइन बोली थी कि अनुशासन ही सफलता की कुंजी है। वो चीज़ मुझे याद आ रही है। नहीं, अनुशासन निश्चित रूप से, अनुशासन खेल में नहीं, जीवन के किसी भी क्षेत्र में अगर आपके अंदर अनुशासन नहीं है, धैर्य नहीं है। आप देखिए, स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी का एक नारा था, दूरदृष्टि, कड़ी मेहनत, पक्का इरादा और अनुशासन ही देश को महान बनाता है। तो वो सारी वाक्य हर व्यक्ति पर लागू होता है। श्रीमती इंदिरा गांधी कांग्रेस की थी, उन्होंने कहा इसलिए हम उसको ना माने, ऐसा नहीं है। जो अच्छी चीज़ है वो अच्छी चीज़ें सबको ग्रहण करनी चाहिए और उस पर अमल करना चाहिए। निश्चित रूप से बेहद ही रोचक इंटरव्यू रहा हमारे आपके साथ सर, और हम उम्मीद करते हैं कि सारी बातें ये खिलाड़ी भी देखें, और जहां तक ये वीडियो जा रही हो लोग देखें, अमल करें। निश्चित रूप से पूर्वांचल और गाजीपुर का क्रिकेट बहुत अच्छा होने वाला है, और हम ऐसे ही और भी खिलाड़ियों से आपकी मुलाकात कराते रहेंगे। बने रहिए हमारे सीरीज के साथ दास्तान-ए-क्रिकेट में।